एस्थमा ये जो है ये एक और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ हो जाती है लंग में। कैसे कॉज़ होती है? सबसे पहले तो एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साथ ही साथ जो है ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है एयरवे की और एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, ठीक है? तो इस वजह से जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इस वजह से जो है क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, साँस लेना मुश्किल होता है क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट हुई होती है जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह हो गए और ब्रोंकाई हो गए। तो इस वजह से क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन काज़ होती है। तो ये किसी भी एज पे हो सकता है अस्थमा किसी बंदे को। इसकी 2 रीज़न्स हो सकती है, या तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा या इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। इंट्रिंसिक मतलब बॉडी का अपना अंदर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से जो है कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर भी ना हो एकदम से बंदे को हो सकता है अस्थमा। तो ये इंट्रिंसिक अस्थमा हुआ। एक्सट्रिंसिक अस्थमा में क्या होता है जो कि ज़्यादातर कॉमन है, वो कोई एलर्जन की वजह से होता है। कोई कोई ऐसी चीज़ हो जो पेशेंट जो है जैसे ही देखे। एटोपिक किसे कहते हैं? एटोपिक पहले बता देता हूँ। पेशेंट्स जो होते हैं इसमें एटोपिक होते हैं। उनकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि वो जो है कुछ ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर सके। इम्यून उनका जो है वैसे ही ऑलरेडी ऊपर हुआ होता है, सही है? तो पेशेंट जो होते हैं एटोपिक होते हैं, तो इनमें जो है आईजीई एंटीबॉडी बनती है। आईजीई एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? कोई भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो, जैसे कि पोलन्स हो गए, हाउस डस्ट हो गए, मोल्ड्स, कॉकरोचेस, कैट्स, जो भी हुआ, मेडिकेशंस, एक्सरसाइज, जो भी चीज़ हो, ट्रिगर, इन्वायरमेंटल ट्रिगर जिससे अस्थमा उसे शुरू हो जाए तो वो ट्रिगर कहलाता है। सही हो गया। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आईजीई एंटीबॉडी बनती है इनके खिलाफ, जिसकी वजह से ये अस्थमा के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ ये एक्जेमा और हे फीवर के साथ भी एसोसिएटेड है ये डिजीज़। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो गए? एक पेशेंट आपके पास आया है, अस्थमा का पेशेंट आया है, तो ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन और नैरोइंग हुई हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा, जो कि मेन इससे पता चल सकता है कि अस्थमा है। चेस्ट टाइटनेस भी हो सकती है और कफ भी हो सकता है। ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए, बाद सेवियर हो गए, इनमें बाद सिम्टम्स जो है सेवियर हो गए, बास कम हो गए, और ये ज़्यादातर नाइट के वक्त ज़्यादा सेवियर होती है। सही हो गया। तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है, फिजिकल एग्जामिनेशन की जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है वो वीजिंग है। लेकिन वीजिंग में और भी कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिसमें वीजिंग हो सकती है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, सीओपीडी हो जाए, या कार्डियोमायोपैथी कोई हो जाए, तो उस वजह से भी वीजिंग साउंड आ सकते हैं। तो अगर वीजिंग है तो साथ और भी अपने सिम्टम्स देखने और डायग्नोसिस की तरफ जाना है। डायग्नोस्टिक टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप डायग्नोसिस करेंगे? तो अस्थमा का कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी सीओपीडी, उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो था गोल्ड स्टैंडर्ड था। इसमें भी आप कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आप पता चलता है कि पेशेंट एक्सपायरेशन कितनी कर रहे हैं और इनहेलेशन जितनी की थी उसके मुताबिक एक्सपायरेशन कितनी इसने 1 सेकंड में की है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मतलब 1 सेकंड में कितना एक्सपायर किया इसने, डिवाइडेड बाय एफवीसी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जितना इसने इंस्पायर किया है उसका कितने मिकदार में इसने 1 सेकंड में बाहर निकाला है। तो इसकी रेशियो जो होती है 0.70 से कम आ जाए तो अस्थमा कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा जो है स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री में जो है क्या देखते हैं कि एक बंदा आपके पास सिम्टम्स के साथ आ गया अस्थमा, तो आप चेक करते हैं कि वो कितना ब्रीथिंग कर रहा है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फ़र्क आया कि नहीं आया। अगर फ़र्क आया है तो इसका मतलब है कि अस्थमा है, और ये जो है रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई थी, मतलब ब्रोंकोडायलेटर दिए तो वापस ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो गई और वापस नॉर्मल पे आ सकता, तो इसका मतलब अस्थमा है। इसके अलावा पीक फ्लो चेक कर सकते हैं। सही हो गया। ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट, ये वो टेस्ट है जिसमें जब ये इन टेस्ट से डायग्नोसिस ना हो तो फिर ये वाले टेस्ट करते हैं। इसमें ये पता लगाते हैं कि कौन सा ट्रिगर, एक तो ट्रिगर देते हैं जिस ट्रिगर की वजह से इसको ये पेशेंट को ये सिम्टम्स वगैरह आए अस्थमा के, उस ट्रिगर्स को देखते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी इसको ये मसला क्रिएट फिर से होता है अस्थमा का। और साथ ही साथ मेथाकोलिन टेस्ट भी कर सकते हैं। मेथाकोलिन जो है टेस्ट, ये जो है मेथाकोलिन जो है वो कंस्ट्रिक्शन काज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वो देते हैं और देखते हैं, साथ क्वांटिटी को भी नोट करते हैं। मेथाकोलिन थोड़े से मेथाकोलिन देने से इससे फिर से अस्थमा हो गया, या ज़्यादा मेथाकोलिन देने से हो गया, तो इस चीज़ से सेवेरिटी का भी पता चल सकता है अस्थमा की। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं जो कि सेवेयर केसेस में काम करता है, हाइपर इन्फ्लेशन आपको बता सकता है। इसके अलावा
अगर कोई और बीमारी को आपने एक्सक्लूड करना हो तो उसके लिए एक्सरे कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नमूनिया है, नमूनिया में भी इस तरह के सिम्टम्स थोड़े बहुत हो सकते हैं या फॉरेन बॉडी आ गई है, तो उसकी वजह से एक्सरे कर लेते हैं कि आया ये सिर्फ एस्थमा है या और कोई रीज़न भी हो सकती है। आर्टीरियल ब्लड गैसेज़ इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें हाइपोकार्बिया भी हो सकती है आर्टीरियल ब्लड गैसेज चेकर। हाइपोकार्बिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ब्लड में क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है बंदे का, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकती है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बंदे को एस्थमा जो है वो माइल्ड है कि सेवियर है या मॉडरेट है। अगर माइल्ड है तो उसमें तो सिर्फ ये ब्रोंकोडायलेटर्स जो हो गए बीटा 2 एगोनिस्ट ये दे देते हैं इनहेल्ड। ठीक है, बीटा 2 क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन कर देता है। अगर सवेयर है तो उसमें ये तो बीटा 2 लॉन्ग एक्टिंग देते हैं और साथ ही साथ स्टेरॉइड्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन कम करती है, और ये जब रेगुलरली बेसिस पे जब कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो उससे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है, जो ये जो लंग्स होते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं ना ट्रिगर को, जैसे ही वो ट्रिगर एक आए डस्ट आ जाए तो एकदम से वो शुरू हो जाता है, तो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के रेगुलर यूज से। इसके अलावा मोन्टेलुकास भी दे सकते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेशन का करते हैं। इसके अलावा थियोफिलिन वो भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर सवियर हो, बहुत सवियर हो, तो वही बीटा एगोनिस्ट देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इसके अलावा अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही तो आईवी मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। मैग्नीशियम जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म को कम करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी दे सकते हैं सवियर केसेस में, जो है फिर ऑक्सीजन देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर बंदे को, उस डॉक्टर को लगे कि इसको निमोनिया भी हुआ है जिसकी वजह से मसला आ रहा है, या रिस्पायरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट जब सांस नहीं ले सकेगा, एस्थमा सेवियर होगा, सांस नहीं ले सकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाएगी तो रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। तो इस वजह से जो है उसको इंट्यूबेशन कर देते हैं, ट्रैकेसिस ज़्यादातर करते हैं, पाइप पास कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम करने के लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट्स है ये सेवेरिटी के बेसिस पे डिपेंड करती है।